Find the radius of curvature of the convex surface of a plano-convex lens whose focal length is 0.3 meter and the refractive index of the material of lens is 1.5. अच्छा, radius of curvature of the convex surface of a plano-convex lens whose focal length is 0.3 meter. ठीक है, चलिए radius of curvature of the convex surface. ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि इधर वाली सरफेस तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गई और इधर वाली सरफेस प्लेन सरफेस हो गई, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस कौन सी वाली हो गई? ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा? राइट हैंड साइड पर, ठीक। तो एक तो मेरे को ये R1 निकालना है, दूसरा ये जो R2 है, ये R2 क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा? इधर या इधर, कहीं पर भी ले लीजिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो भी है वो इन्फिनिटी ही बनेगा। समझ गया इन्फिनिटी कैसे बनेगा? क्योंकि प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस का कर्व कहाँ पर जाकर बनेगा इसका? तो हम ये कहेंगे भाई इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पर कर्व बन जाएगा। इन्फिनिटी पर कर्व बनेगा यानी कि इतना बड़ा स्फीयर बनेगा कि उसका रेडियस भी इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा आपको इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस का हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बाद अब क्या बोल रहे हैं ये? हुज फोकल लेंथ है 0.3 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर। पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ बताओ? क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की ही टाइप है ना, कॉन्वेक्स जहां पर भी आए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव अगर आए तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, ठीक। इसका मतलब μ2 की वैल्यू 1.5 दे रखी है और μ1 कितना है? 1, ठीक है। कोई दे नहीं रखा कि उसको कहीं किसी और मीडियम में डाल रखा है, इसका मतलब वो एयर में ही है। तो एयर में है तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम जो है वो फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो गया। अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, वही लेंस मेकर्स फॉर्मूला बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है, ठीक है। अब 1/f कितना दे रखा है भाई? फोकल लेंथ 0.3, तो 0.3 हो गया। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2 कितना है? इन्फिनिटी है। तो 1/0.3, तो पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो 10/3 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5, ठीक है। और ये हो गया 1/r1 और 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो वो तो 0 हो गया, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 10/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1, तो क्या हो जाएगा? 1/2r1। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20r1 इज इक्वल टू 3, तो r1 इज इक्वल टू 3/20, ठीक है। तो 2 कितना हो गया? ये 2 1.5, ठीक है। और 0 है तो ये R2 हो जाएगा 0.15 मीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर बोल दीजिए या 15 सेंटीमीटर बोल दीजिए, ठीक है। आंसर में मीटर में ही दे रखा है, तो 0.15 मीटर हो गया। सभी को क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर
and made of glass, mu is equal to 1.50 is immersed in water, mu is equal to 1.33। तो इस बार बोल दिया कि जो लेंस है, लेंस को वाटर में डिप कर रखा है, ठीक है। तो वाटर में डिप कर रखा है तो इसका मतलब जो जब वाटर में उसको डिप कर रखा है तो बड़ा मीडियम कौन सा हो गया, वाटर। लेंस तो छोटा सा है, ठीक है, लेंस तो छोटा सा है, वो बड़ा मीडियम किसी बकेट वगैरह में किसी में डाल रखा है उसको। तो आप ये समझिए कि जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो वाटर से ही उसके अंदर एंटर करेगी, वाटर से ही, क्योंकि वाटर में लेंस को डिप कर रखा है तो वाटर से लेंस में एंटर करेगी। तो म्यू1 जो है वो तो वाटर वाले का लेंगे 1.33, और म्यू2 जो है वो लेंस वाले का लेंगे, ठीक है। अब ये 0.58 मीटर आ रखा है इसका आंसर। हालांकि हमें क्या करना है, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चेंज इन द फोकल लेंथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में केस फर्स्ट वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ। तो भाई चेंज इन द फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि लेंस की फोकल लेंथ में चेंज क्या हो गया, मतलब लेंस को पहले ऐसे ही हवा में रखा हुआ था, एयर में रखा हुआ था, तो तब उसकी फोकल लेंथ कितनी वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वाटर में डिप करेंगे तब फोकल लेंथ निकालेंगे वो कितनी, और दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, ये निकालना है मेरे को। तो अब आप ये देखिए फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में जो म्यू1 है उसको हम 1 मानेंगे, म्यू2 को 1.5 मानेंगे, और फोकल लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर। तो एकदम से मन में ये आता है कि अरे भाई जब पहले वाले केस की फोकल लेंथ दे ही रखी है तो पहले वाला केस करना ही क्यों है, सेकंड वाला केस निकालो ना सीधे सीधे, उससे फोकल लेंथ निकालो। वो क्यों निकालना है बताता हूँ अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा है, किसी भी साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमको दे दी। अब ये जो फोकल लेंथ है ना इसको आप F1 बोल दीजिए, ठीक है, इसको F1 बोल दीजिए क्योंकि केस फर्स्ट की फोकल लेंथ है। ना मुझे R1 पता है ना मुझे R2 पता है, तो लिख दीजिए R1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/F1 is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 multiplied by 1/R1 minus 1/R2, ठीक है। तो 1/F1 is 1/0.2 is equal to mu2 minus mu1 is 1.5 minus 1 upon mu1 is 1, ठीक, और 1/R1 minus 1/R2। तो पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, 2 5 10। फाइव से 5 कट गया, ठीक है, और 10 को इधर ले आओ, तो 10 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड। व्हेन द सेम लेंस is immersed in water, when the same lens is immersed in water, when the same lens is immersed in water, तब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो म्यू2 है ये जो पटाखे फोड़ रहा है इसे दिवाली पर कहीं जाना है क्या, पूछ के आना पड़ेगा, आज ही फोड़ेगा सारे। When the same lens is immersed in water, अच्छा आप सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ मैं, लास्ट ईयर दिवाली पर हुई थी,
तो आप लोग भी थोड़ा ना अलर्ट रहिएगा कि हम कई बार दिवाली पर कभी किसी से मिलने चले जाते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि घर बंद है, तो सभी लोग चले गए, तो भाई घर बंद मत करना, कोई ना कोई घर पर जरूर रहना, और बैल्कनीज का खास तौर पर ध्यान रहे। और ये भी ध्यान रहे, कई बार क्या होता है कि कपड़े धो रखे हैं, कपड़े धोकर बालकनी में सुखा रखे हैं और हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, वो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए ही हैं बाहर, ठीक, क्यों, जो जाएगा वो उठा कर ले आएगा, ये रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर हमारे साथ ही यहाँ पर ऐसा हुआ था कि भाई इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, किसी ने कहीं से रॉकेट चला दिया, किसी ने कहीं से, आजकल वो भी है वो स्काई शॉट जो ऊपर जाकर न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो आग का गोला सा कहीं से उड़ता हुआ आया और वो उस पर टॉवल सूख रहा था बाहर, ठीक है, तो वो जो कपड़ा सुखाने का जो बड़ा सा स्टैंड होता है तो उस पर फैला रखा था उसको, तो उसके ऊपर आकर वो गिर गया, और इत्तेफाक से मैं वहाँ बैठा हुआ था, मतलब कमरे में बैठा हुआ था और बालकनी का वो पर्दा हटाया हुआ था तो वो दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा, मैंने कहा कुछ आकर गिरा है, तो तब तो मेरा ध्यान नहीं गया। फिर अचानक से ना रोशनी होने लगी, मैंने कहा इधर तो हमने कोई दिया भी नहीं जलाया, रोशनी क्या, उसमें आग लग गई। उसके बाजू में और कपड़े भी थे, अरे बस आप पूछो मत कि मैंने कैसे कैसे उसको पानी वानी डालकर बुझाया। फिर देख रहा हूँ तो जो नीचे जो पैसेज है, जो यहाँ पर ये 3 बिल्डिंग्स है ना, ए बी और सी ब्लॉक उधर है और डी ई और एफ ब्लॉक इधर है, तो बीच में जो पैसेज है ये वॉकिंग वगैरह के लिए बना रखा है, तो ये जो पैसेज है, अरे पागल लोग इसमें पटाखे छुड़ा रहे हैं, इसी में स्काई शॉट छुड़ा रहे हैं भाई, वो तो किसी ना किसी के घर में जाएगा ही। तो ध्यान रखिए, किसी को मतलब यहाँ पर कुछ अकल ही नहीं है, कई लोग तो ऐसे हैं रॉकेट छुड़ा देते हैं बालकनी में रखकर, तो उसका डायरेक्शन कर देते हैं कहीं भी कि किसी के भी घर में घुस जाए भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनके लिए तो फन हो गया कि सामने कहीं किसी के कोई परेशान हो गया है ना, कोई डर गया, तो उनके लिए तो फन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, और हर बार इंसिडेंट होते जरूर हैं कि इस फ्लैट में आग लग गई, उस फ्लैट में आग लग गई, तो ध्यान रखना, बहुत अलर्ट रहने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक पागल लोग हैं भाई, खुले में जला लो, पटाखे जलाने का कोई वो थोड़ी है, खुले में जला लो उसको, पता नहीं भाई कहाँ वो जरा सी भी जगह मिल जाएगी ना, बस यहीं छुड़ाऊंगा, ठीक है ना, अनार छुड़ा देंगे भाई, बालकनी में रखकर अनार छुड़ा देंगे ऐसे ऐसे, और उसकी जो लपटें हैं वो नीचे गिर रही हैं, नीचे अगर कोई जा रहा हो तो बस हो गया काम। किसी की गाड़ी में आग लग जाए, लो, पता नहीं भाई क्या क्या करते हैं सब। और ये पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी मैं बता रहा हूँ। When the same lens is immersed in water, तो 1/f2, अच्छा, जब उसी लेंस को जब वाटर में डाल दिया तो अब हमारे पास जो म्यू1 है, म्यू1 अब वाटर का हो गया है ना, तो वाटर का जो है वो दे रखा है 1.33 और ये है 1.58, तो ये हो गया हमारा ग्लास का, गलत 1.50, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब फोकल लेंथ 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो इन्होंने 0.58 कर रखा है, वो निकाल रखा है इसको, और अगर चाहो तो इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जब भी कभी वाटर आ जाए तो आपको क्या करना है, फिलहाल जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू एज इट इज डालेंगे। 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.50 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये कितना हो गया, 10, ये 10 हो गया। अब 1/f2 इज इक्वल टू 1.50 माइनस 1.33, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.17 अपॉन 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, 0.17 ही है ना, ठीक है, हाँ, 33 और 17, पॉइंट से पॉइंट गया, 17 अपॉन 133 हो गया, तो यहाँ से मैं f2 निकालूंगा। तो f2 क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 133 ऊपर आ जाएगा और 17 इंटू 10 170 नीचे आ जाएगा।
133 अपॉन 170, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करने की कोशिश कर लो। तो 119 होता है 17 7 सा, और 17 8 सा कितना होता है, इसको तो 10 बना लो। 119 और 17 कितना हो जाएगा 136, तो 17 7 सा ही लेंगे। 17 7 सा ले लिया इसको, और 133 माइनस 119 कितना हो जाएगा 14, 14 के आगे ज़ीरो लगा दिया 140, और ये हो जाएगा। अब 8 सा ले लेंगे क्योंकि ये बन जाएगा 136, 17 8 सा 136 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 40 आ गया, 140 माइनस 136 4 हो गया, 4 के आगे ज़ीरो लगाया 40 आ गया, 17 2 सा, तो 7.82 करके छोड़ दो, नीचे 10 वैसे ही है, 0.782 हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू 0.78, इतना ही कर लीजिए बस, 0.78 मीटर, ठीक है। आप ये देखिएगा कि जब ये वाला हमको फोकल लेंथ मीटर में दे रखा है और मैंने 1/r1 माइनस 1/r2 जो डिफरेंस निकाला तो वो मीटर में रखकर ही निकाला है, तो ये वाला जो फोकल लेंथ है ये भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो F2 आ गया हमारे पास, और F1 कितना दे रखा था 0.2, तो F2 माइनस F1 क्या, चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 0.78 माइनस 0.2 मतलब 0.20, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0.58 मीटर, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया चेंज इन फोकल लेंथ। हाँ, मैं एक दूसरी चीज़ बता रहा था आपको कि कई बार क्या है ना कि जैसे ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको हो सकता है लग रहा हो कि भाई थोड़ा सा टफ हो गया, तो इसके लिए एक काम किया जा सकता है, जब भी कभी वाटर दे रखा हो ना तो ये 1.33 को हमें क्या लेना होता है, याद रहे 1.33 को 4/3 ले सकते हो, समझ गए। 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 1.33 ही आएगा। तो आप देखो उससे कैलकुलेशन वर्क थोड़ा आसान हो जाएगा। μ2 हो गया 4/3 और μ1 क्या है, सॉरी 1.5 है μ2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल दोगे 3/2, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, और अगर 4/3 करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, और ऐसे डिनोमिनेटर में μ1 यानी कि 4/3 रख दिया। तो जो कैलकुलेशन वर्क है वो कैसे आसान हो जाएगा, देखिए 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा इधर 6, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 सॉरी 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, ठीक। डिनोमिनेटर में 4/3, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर मतलब सबसे ऊपर वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में आ जाएगा, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 इज 1 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 4, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/8 हो गया। 1/8 को सिंप्लीफाई करना फिर भी आसान है, 1/8 की वैल्यू हमें मालूम है 0.125 आ जाती है। तो जब इसको इस तरीके से यूज़ करके करेंगे ना तो जो चेंज इन फोकल लेंथ है यही जो 0.78 आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 0.78, तो वो वैल्यू हमारे पास 0.8 आ जाएगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ये 1/8 आया यहाँ पर, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 निकाला है ना मैंने, तो ये 1/8 आया, तो यहीं पर कर देता हूँ 1/F2 कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू तो 1/8 आ गई है ना, और 1/R1 माइनस 1/R2 ये पूरी वैल्यू 10 है ही, 10 है ही ये वैल्यू। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 8/10, और 8/10 इतना आसान है 0.8 हो गया। तो F2 आ गया 0.8, यहाँ मेरे को 17 के टेबल से इसको डिवाइड करना पड़ा था, तो थोड़ा मुश्किल है। ये 0.8 आ गया, वो 0.2 है, दोनों का डिफरेंस 0.6, तो 0.6 निकालोगे तो भी ठीक है, 0.58 वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, सही है। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें, आदित्य, लावण्य, सुभान, क्लियर है, बताइए। ठीक है जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस
स्टेट था नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है। तो व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो यही है। आप ये देखिए, आप कॉन्वेक्स लेंस, कभी भी हमने इसमें ये नहीं करा, हमने दो अलग अलग कंडीशन ली थी। एक ये लिया था कि कॉनकेव लेंस में हमने ये कहा था कि अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में जब हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकाला तो उसमें भी हमने यही देखा था कि रेयर मीडियम है और रेयर से डेंसर में जा रही है, लाइट रे जा रही है। और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में भी हमने रेयर और डेंसर वाला लिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करना। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर बोल रहे हैं कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। तो लिक्विड, जिस लिक्विड में उसको डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है, और जो लेंस है, लेंस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एक जिसमें लिक्विड में डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ग्लास का कम, तो इसका मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे। इस बार कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी, फॉर्मूला यही लगाना है, फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। The radii of curvature of a double convex lens are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. तो क्वेश्चन नंबर 7 में R1 ये पहला सरफेस ये है, तो R1 इस तरफ बनेगा यानी कि पॉजिटिव, तो 10 सेंटीमीटर। दूसरा सरफेस ये, तो ये इस तरफ बनेगा, तो R2 नेगेटिव, कितना, -20 सेंटीमीटर। Calculate its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 1.65. तो जहां से जहां पर जा रही है लाइट रे वो लेते हैं। तो कहां से जा रही है, लिक्विड से जा रही है, यानी कि लिक्विड को लेंगे μ1। μ1 कितना है, 1.65, और μ2 कितना है, μ2 है 1.5। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है, एफ। फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अजीब सा लगे तो ज़रा नोट करना उसको, फिर बताना। देखिए यहाँ पर है बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो 1.5 माइनस 1.65 अपॉन 1.65, 1/10 माइनस 1/-20, तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 का मतलब हो गया 1.50। 1.65 से 1.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.15, वो भी नेगेटिव का, माइनस 0.15 अपॉन 1.65, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20, तो 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो 1/f इज इक्वल टू 15/165 आ गया ना।
-15/165 मल्टीप्लाइड बाई 3/20. 5 3s are 15. 5 3s are 15. 16 minus 15 is 1. फिर से 5 3s are 15. 3 11s are 33. ठीक है, अभी न्यूमरेटर में 3 बचा. 1/n -3/11 इंटू 20. ठीक है, रेसिप्रोकल ले लीजिए. तो एफ इज इक्वल टू माइनस का 220/3. 3 7s are 21. 22 minus 21 is 1 और 1 0 10. 3 3s are 9. अब ये 3 3 3 3 आता चला जाएगा. एफ इज इक्वल टू R1 और R2 सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो ये फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी. क्या ये ठीक है फोकल लेंथ? बता दीजिए. यही कुछ अजीब सा लग रहा है, वो होगा शायद. भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती. कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव ही होगी. बार बार यही चीज़ बार बार हम रटते हुए आ रहे हैं. कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव आ रही है. ठीक है, पेपर में आया था, सारी जनता खड़ी हो गई थी, अरे गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, और बवाल मचा दिया बिना मतलब का कि नंबर मिलेंगे. नंबर नहीं मिला किसी को भी. ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें एक चीज़ और पूछी गई है आगे, और सारी चीज़ दे रखी है, कुछ गलत नहीं दे रखा है. इन्होंने जो लेंस को डिप करा है, जिस मीडियम में डिप करा है वो क्या है, वो डेंसर मीडियम है. लेंस के कंपैरिजन में वो डेंसर है. हमने जो फॉर्मूला ये डिराइव करा है, ये रेयरर से डेंसर में जाने के लिए करा है. ठीक है, तो हमने जो ये करा है, आप ये देखिए कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं करा था कि डेंसर से रेयरर में जा रहे हो. तो हमने ये रेयरर से डेंसर में जाने के लिए करा है, तो फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं, उसके हिसाब से ये नेगेटिव आ रहा है. तो उसके हिसाब से ये नेगेटिव आने का मतलब ये है कि भाई भले ही ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है. ठीक है, तो वो आगे क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब यही है. वो कह रहे हैं स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड. इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर इस लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, नेचर पूछ रहे हैं, नेचर. हाँ, डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो होता है कन्वर्जिंग, और कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है. तो हम ये कहेंगे कि दिस लेंस is behaving like a concave lens. Concave lens when placed in the given liquid. In the given liquid. So its nature is diverging. ठीक है, चेक करने वाले वैसे इतने खड़ूस भी नहीं होते कि अगर आप कॉनकेव भी लिख देंगे ना, वो नंबर दे देंगे आपको. ठीक है, तो फिर भी याद रखिएगा कि नेचर जो है, नेचर हमेशा कन्वर्जिंग लिखेंगे या डाइवर्जिंग लिखेंगे. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं. आगे वाला पोर्शन देखेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल लेंसेज. ठीक, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, फटाफट करा रहा हूँ, क्योंकि ये 10th वाला ही है, आप समझ जाएंगे आसानी से. जैसे इसमें ये दे रखा है, पहला है रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the second principal focus f2 in a convex lens और appears to diverge in a concave lens. ठीक, अच्छा, अब मैंने ना आपको ये चीज़ बताई थी, इस चीज़ में बार बार ना कंफ्यूज ना हो कोई भी बच्चा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है. इसमें कंफ्यूज होना मत. एक बार मैं बता देता हूं, याद रखिएगा. जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से है, ऐसे है. और जब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस ऐसे है. तो इसका जो पहला सरफेस है, इसका जो पहला सरफेस है वो ये वाला है. तो उसका सेंटर, अगर स्फीयर बनाए तो उसका सेंटर इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा. तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है f1 बोल दीजिए, वो इस तरफ पड़ेगा, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पड़ेगा, उसको आप f2 बोल दीजिए.
सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे तो भाई इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो F1 इधर पड़ेगा और जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो इस तरफ पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स का इधर पड़ता है और कॉनकेव का इधर पड़ता है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिटली बिहेव करते हैं दोनों के दोनों लेंसेज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, जो पहला रूल दे रखा है, पहला रूल बेहद आसान, कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस ये है और हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, तो एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल पता है कहाँ तक जाएगी, इसको वर्टिकली आप डिवाइड करेंगे ऐसे, यहाँ तक पैरेलल जाएगी, उसके बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव, और इसको आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं जो हमने मिरर में देखा था, मिरर में तो सारे रूल्स मैंने कराई थे, है ना, तो वैसे ही है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। सही, ठीक, तो ये हो गया, इसका ये है प्रिंसिपल फोकस और इसका प्रिंसिपल फोकस ये है F1। चलो जी आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो रूल है वो ठीक इसका उल्टा पहले वाले रूल का है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पर रखी हुई है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर, रूल 2, अगर यहाँ फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं पर भी रखा हुआ है, फोकस से होती हुई अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो लेंस से टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इसमें कॉनकेव में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो टकराने के बाद भी ऐसे पैरेलल हो जाएगी, फोकस तक नहीं जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, a ray of light passing through the optical center of the lens emerges without any deviation after refraction। इसमें कुछ है ही नहीं। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, कोई डेविएशन ही नहीं होगा, वैसी सीधी चली जाएगी। सेम विद कॉनकेव लेंस। ये भी ऐसे सीधा निकल जाएगा, इसमें भी कोई डेविएशन नहीं। अगला देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, जरा देखिए, एक मिनट, मैं अभी आया बस। ये देखोगे तो कुछ भी नया नहीं लगेगा, वही है जो आपने 10th में करा था, इसमें कुछ नहीं है नया।
हाँ जी, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ, जैसे मिरर पे देखते थे ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, वैसे ये ऑब्जेक्ट, ये मेरे को ये बताओ ये करो कर लो, वो ये मिरर वाला ही है बिल्कुल सेम, ठीक है, और बल्कि डेप्थ वाला ही है, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लेना क्वार्टर में। उसके बाद कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के दो केसेस देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एनीवेयर प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हटाते हैं, ये अपने आप कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, सुभान लावण्य आदित्य कर लेंगे ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद ना अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास थिन लेंस फार्मूला। तो ऑल्दो थिन लेंस फार्मूला को हम लेंस मेकर्स फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ थिन लेंस फार्मूला बोला जाए तो थिन लेंस फार्मूला को कैसे करेंगे डिराइव, वो देखिएगा। ये डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस अगर एक रियल इमेज बना रहा है तो थिन लेंस फार्मूला कैसे डिराइव करा जाएगा वो देखिएगा। तो थिन लेंस फार्मूला कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं, फिर कॉनकेव के लिए भी देख लेंगे, पहले कॉन्वेक्स के लिए देख लीजिए क्योंकि अलग अलग पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इधर तो ऑप्टिकल सेंटर है O, इधर फोकस है F डैश, इधर उसका डबल हो गया 2F डैश, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे इसको F डैश क्यों बोल रहे हैं। इसको F डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल फोकस, पहला फोकस इस तरफ बनेगा, राइट हैंड साइड पर बनेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास F और ये उसका डबल हो गया 2F, ठीक। हाँ जी, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं F डैश और 2F डैश के बीच में, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया F डैश और 2F डैश के बीच में, ठीक। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजरेगी, ऐसे चली गई। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो उसमें कहीं कोई डेविएशन होगा नहीं, वो सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बियॉन्ड 2F इमेज बन गई, ठीक है। इमेज बनी बियॉन्ड 2F और ये हो गई A डैश B डैश। याद रखिएगा मिरर का ठीक उल्टा होता है, मिरर में जो इमेज सेम साइड पर जो बनती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। यहाँ पर जो लेंस के सामने बनती है दैट इज रियल, जो पीछे बनती है दैट इज वर्चुअल, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इसको बोलते हैं AB। तो ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज F, इसको F, कॉन्वेक्स लेंस है ना इसलिए राइट वाले को F ले रहा हूँ, इस वाले को, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ। उसके बाद ये जो है ये V हो गया। और थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मैं वो करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ट्राइंगल A डैश B डैश O इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO। ये आपको सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करनी, बस लिख देना है कि ट्राइंगल A डैश B डैश O ये 90 डिग्री होगा और ट्राइंगल ABO ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ऐसा लिखेंगे ट्राइंगल A डैश B डैश O इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, मतलब A डैश B डैश पहला दूसरा अल्फ़ाबेट, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है AB, ठीक है, इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है B डैश O और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है BO, ठीक। इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना, जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम दो दूसरे ट्राइंगल लेते हैं, एक लेंगे A डैश B डैश F और MOF। ट्राइंगल A डैश B डैश F is similar to triangle MOF।
तो ए डैश बी डैश एफ मतलब यहाँ तक ये जो बन रहा है, और ये वाले पॉइंट को हमने एम बोल रखा है, एम, तो एम ओ एफ, ये दोनों भाई ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल इक्वल होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, डबल ए सिमिलरिटी याद होगा, ठीक है। अच्छा, ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम ओ एफ, तो इसका मतलब इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ए डैश बी डैश और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एम ओ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी डैश एफ और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ एफ, ये हो गया। अब ये जो ए डैश बी डैश है और अपॉन में जो एम ओ लिखा है, भाई ये जो एम ओ है ये ए बी के ही तो इक्वल है, तो इसको ए बी लिख दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। यहाँ तक हो गया ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश ओ अपॉन बी ओ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ये हो गया। उसके बाद फिर बेहद आसान काम रह गया, बी डैश ओ क्या है, बी डैश से लेकर ओ तक का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाते हैं, तो बी डैश ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वी, बी डैश ओ की जगह लिखेंगे पॉजिटिव वी, बी ओ सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करा जाएगा, तो ओ बी मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव यू माइनस यू, ठीक है, तो ये हो गया माइनस यू। बी डैश एफ मतलब यहाँ से लेकर और एफ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, कैसे होगा, आपको ये v है और ये f है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बी डैश एफ आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर बी डैश ओ माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव है एफ, v अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू, हाँ जी, बी डैश ओ जो है वो भी तो पॉजिटिव v है और ओ एफ जो है वो भी पॉजिटिव f है अपॉन f। इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू इंटू वी माइनस एफ, तो वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ये हो गया। अब क्या करिए, यू वी वाले टर्म को इधर ले आओ, और ये हो गया मेरे पास यू एफ माइनस वी एफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, तो यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ, वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ यू वी ये कट गया, आ गया थिन लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, और डेरिवेशन ये तब के लिए था जब इमेज जो है आपकी रियल बन रही है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज वाला करना है एक तो, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और एक करना है कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव में तो बनती ही वर्चुअल है, ठीक। तरीके बिल्कुल सेम रहेंगे कि दो ट्राइंगल लेने हैं, दोनों को सिमिलर करना है और उसके बाद कंपेयर कर देनी है दोनों इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद का लास्ट का प्रोसीजर याद रखना कि यूवी को एक तरफ रखना है और यू एफ वी एफ इन दोनों को एक तरफ रखना है, और फिर दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और चाहो तो खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बाकी के दोनों पार्ट्स खुद भी कर सकते हैं, करके देख लेना, हो जाए ठीक है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके।